चंद्र विजय का मौका है और जाहिर सी बात है हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, न केवल हिंदुस्तान की बल्कि विश्व की निगाहें टिकी हुई है कि भारत आज जो है इतिहास रचने जा रहा है। जो मुकाम किसी और देश ने नहीं किया वो मुकाम हासिल कर लेगा भारत, और उसी को लेकर लगातार हम भी तस्वीरें साझा कर रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सबके बीच में एक पैनल खास मेरे साथ मौजूद है, उनका मैं तारुफ करवा दूं। दीपक शर्मा जी खगोलविद हमारे साथ हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए बहुत स्वागत सर आपका। अमरपाल सिंह हमारे साथ हैं, वैज्ञानिक हैं। अमरपाल जी आपका बहुत स्वागत है। अंतरिक्ष वैज्ञानिक आचार्य कृष्णदेव हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य कृष्णदेव जी आपका स्वागत है। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत दीपक जी आप ही से कर रहा हूं, किस तरीके से एक उत्साह, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटे का वो वक्त बचा है, सांसें थमी हुई हैं और लगातार धड़कनें बढ़ती हुई नजर भी आती हैं। बिल्कुल, धड़कने तो सिर्फ नेचुरली बात है। जैसे किसी बच्चे का रिजल्ट आने वाला होता है ना, हाँ वो हमारा जब हम हाई स्कूल में या इंटर में पढ़ते थे तो जब रिजल्ट आता था तब क्या हालत होती थी। बच्चों की बिल्कुल। कोई हाल अभी हमारा है, दुख दुख तो करेगा, लेकिन इतना है कि आप थोड़ा सा मैच्योर और समझदार हो गए तो अब हम जानते हैं कि अब इसका भविष्य क्या है। तो हाँ हमें पता है कि कॉन्फिडेंस के साथ में कि हमें जो कुछ भी होने वाला है वो 2-2% सही है और ये प्रॉपरली लैंड करेगा जमीन पर, इस पे सतह पर, चंद्रमा की पे। नो डाउट 6:04 पर न करेगा, 5 मिनट में कर देगा। 1-8 मिनट में कुछ फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5-10 मिनट का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन सिर्फ लैंड करेगा और प्रॉपरली सतह पर उतर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये उत्साह पूरी देश और दुनिया में जरूर है और कोई भी कंफ्यूज नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, कोई गलत फहमी नहीं है। भारत में तो है नहीं, देशों में क्या हो रहा है उसका वो जाने, लेकिन भारत के लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी प्रकार का। बिल्कुल सब खुश है और एक्साइटेड है। बिल्कुल एक्साइटेड होना जरूरी भी है। लेकिन दीपक जी मैं थोड़ा सा 4 चरणों में ये लैंडिंग होनी है, थोड़ा सा इसको अगर हम समझ पाए तो क्या है वो 4 चरण जिसके जरिए जो है वो सफल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी। अगर मैं इस पे स्क्रीन पे समझाऊं तो आसान रहेगा मेरे लिए। हाँ जी जी दीपक जी, है, बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल कैमरा जरा पीछे करिए, मैं जरा स्क्रीन पे इसको बता देता हूँ। जी। चंद्रमा पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो चंद्रमा पर उसके ऊपर से आ रही है, यहाँ से ये लास्ट में होगा, यहाँ जाकर 25 किलोमीटर रह जाएगा हाइट पे, तब यहाँ से उसके चरण शुरू होंगे स्पीड के साथ। और दूसरा, अब मैं इसका उस पिक्चर को जो मैंने कल बनाया था, हाँ एक सेकंड लगेगी, मैं ले आता हूँ। आपको चारों चरण मैंने कल बनाए थे, ये क्लियर चमक रहा है आपको? हाँ हाँ, इसमें आप देखिए कि 30 किलोमीटर को मैंने चारों भागों में बांट दिया है। पहला जो चरण है इसका रफ ब्रेकिंग चरण आ रहा है, जब 30 किलोमीटर की ऊंचाई का रह जाएगा तो वहां पर जो इसकी स्पीड होगी 1680 मीटर पर सेकंड की रफ्तार होगी, और उसके बाद उस रफ्तार से 690 सेकंड जगह नीचे उतरेगा, तब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह जाएगा। तब तक उसकी स्पीड स्लो होते होते 358 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। उसके बाद फिर ये 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा चांद से, और तब इसकी स्पीड हो जाएगी 336 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब ये इसी स्पीड से चलेगा तो 800 मीटर पर आ जाएगा, और जब ये 800 मीटर पर आएगा तब ये दूसरा वाला चरण है, ये पॉइंट ब्रेकिंग चरण कहलाता है। ओके दीपक जी मैं लौट रहा हूं, थोड़ी सी जो तस्वीर है वो पूरी विजुलाइज नहीं हो पा रही हमको। मैं लौट रहा हूं और इस बीच हमारे साथ अमरपाल जी भी हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। अमरपाल जी, क्योंकि 4 चरणों का जिक्र अभी मैं कर रहा था, वो 4 चरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, थोड़ा सा उसको अगर हम समझा पाए अपने दर्शकों को, वो थोड़ा सा बताइए जरूर। हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक है। ये 4 चरण, पहला जैसे कि रफ ब्रेकिंग फेज हो गया, उसके बाद में जो है एल्टीट्यूड हाइट वगैरह हो गया, और फाइन ब्रेकिंग फेज हो गया जी, और उसके बाद में जो लैंडिंग फेज होगा मेन वो होगा। हाँ। तो ऊपर से जैसे अभी जो है ये चंद्रमा रहा और ये हमारा यान है, चंद्रयान 3 है जी जी, और ये अभी ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है इसके, ऐसे ऐसे एलिप्टिकल वे में। एक पॉइंट होता है 25 किलोमीटर का जो सबसे पास है, और 134 सबसे दूर, इस टाइप से चक्कर लगा रहा है। अब इसमें क्या होगा कि इसकी ऑर्बिट जो है वो छोटी की जाएगी, कक्षा यानी जो घूमने का रास्ता है वो छोटा किया जाएगा धीरे धीरे करके। तो छोटा कैसे करेंगे हम? उस रास्ते को छोटा ऐसे कर सकते हैं कि हमने जो वहां पर पहले से ही इसमें जो लैंडर है उसके अंदर जो है वो थ्रस्टर्स लगाए हुए हैं जी, जो
थ्रस्टर्स को हम चालू करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फायर करेंगे थ्रस्टर्स को, तो क्या होगा, उनकी स्पीड जो है वो डिबूस्ट होगी, मतलब स्पीड कम होगी यान की। तो स्पीड कम होगी और ये जा रहा है ऐसे करके, तो ऐसे यहाँ पर जाने कर, ये चंद्रमा है जैसे मान लीजिए, जी। और यहाँ से ये ऐसे इसके चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो हम यहाँ पर जब पहुंच जाएंगे इसके सबसे नजदीक में, वहां से जो 25 किलोमीटर जो है, यहाँ जाकर के जो वो थ्रस्टर्स हैं वो फायर करेंगे, तो वो क्या करेंगे, इसकी स्पीड कम करेंगे। स्पीड कम होगी तो यहाँ से 130 डिग्री का कोण बनाएगा, ये ऐसे ही उतरेगा, ऐसे ही, ये नहीं कि एकदम ऐसे आ जाए, नहीं, बिल्कुल। ये ऐसे जाएगा ऐसे करके, और 130 डिग्री का कोण बना के, और यहाँ पर जो है इसके जो कैमरे हैं, सेंसर मोड सिस्टम जो है, जैसा रफ ब्रेकिंग फेज है जो 8 किलोमीटर के करीब में है, वहां से क्या करेगा, इसमें जो पहले से बहुत सारी तस्वीरें डाली हुई हैं, उन तस्वीरों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मैच करेगी, उसकी सरफेस को देखेगी, पृष्ठ को, उसके धरातल को, नीचे चंद्रमा के इसके ये मैच कर पा रही है, ये वही जगह है जहां हमें उतरना है या फिर दूसरी जगह है। फिर जब वो मैच कर लेगा तो ये 10 सेकंड के लगभग टाइम रहेगा, फिर 4 किलोमीटर नीचे आ गया, फिर जो है वहां से लगभग 0 किलोमीटर पर पहुंच जाएगा, और उसकी जो स्पीड है वो बिल्कुल और कम कर दी जाएगी। ऐसे समझिए कि वो 130 डिग्री पे ऐसे करके उतार के, और फिर 90 का डिग्री पे यहाँ एंगल टिल्ट किया जाएगा, और ऐसे करके धीरे धीरे करके जो है उसकी सरफेस पर आसानी से उतर जाएगा, ये लैंडर लैंड कर जाएगा। और बूस्टर चलते रहे, वो उसमें जो लगे हुए हैं थ्रस्टर्स जो हैं, वो थ्रस्टर चलते रहेंगे जब तक कि वो लैंड ना कर जाए। जैसे ही लैंड कर जाएगा, और जब लैंड कर रहा होगा तो बड़ा क्रिटिकल कंडीशन होगी उस समय, सबसे ज्यादा जो लास्ट का 10 सेकंड का जो फेज रहता है, वो टेरर टाइम का जिक्र हो रहा है बार-बार, कंप्यूटर पे डिपेंड करता है। वो जैसे ही नीचे जब थ्रस्टर चलेंगे तो उनके नोजल से जो है एयर प्रेशर से और गैसेज जो निकलेंगी ना, गैसेज के कारण वो वहां पर जो धूल है चंद्रमा पर, वो लगभग 15 सेंटीमीटर मोटी जो परत बिछी हुई है ना चंद्रमा पर, बहुत सारी डस्ट, लूनर डस्ट जिसे कहते हैं, धूल, वो बड़ा खतरनाक होती है। जैसे ही वो ऐसे करके उसके अंदर से जो चलेंगे थ्रस्टर जो है, तो नीचे फायर करेंगे तो नीचे बहुत सारी गैसेज ऐसे ऐसे जेट से छूटी जाएंगी, तो वो धूल उड़ेगी, बहुत तेज, वो गुबार जैसा बना देगी चारों तरफ, एक ऐसे समझिए मशरूम क्लाउड जैसा। तो वो ऑनबोर्ड कंप्यूटर कैमरा जो ऑनबोर्ड लगे हुए उनको नुकसान पहुंचाती है कई बार जो है। तो अब की बार क्या किया, उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी यूज की गई हैं जिससे उन पर नुकसान बिल्कुल ना पहुंचा पाए, और वो जब उतर जाए, वो धूल शांत हो जाए चारों तरफ का वातावरण एकदम, उसके बाद जो है फिर तुरंत उसके जो 4 पैनल है वो खुलना शुरू करेंगे, और सूर्य का प्रकाश आना शुरू होगा, तो उसके अंदर जो लगे हुए सिस्टम्स हैं वो वर्क करना शुरू करेंगे। फिर रैंप खुलेगा, रैंप खुलते ही जो है रोवर नीचे आएगा, और रोवर नीचे जब उतर जाएगा तो पहले क्या होगा, लैंडर रोवर की तस्वीर खींच रहा होगा, और रोवर लैंडर की तस्वीर खींचेगा, और इनको जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो पहले से मौजूद है, जो रोवर जो डेटा लेगा वो लैंडर को देगा, और लैंडर से भेजा जाएगा उस पर, वो हमारे यहाँ पर धरती पर जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर्स हैं यहाँ पर इसरो के, IDSN है, डीप स्पेस नेटवर्क है, वहां आएगा। उसके बाद में आप लोग और सब लोग जो है उसको पूरा लाइव देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है लास्ट का। बिल्कुल, और बहुत जो तरीके से आपने बताया, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया, सारे दर्शकों को ये जो है जरूर समझ में आया होगा। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। आचार्य कृष्णदेव हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ भी बने हुए हैं। आचार्य कृष्णदेव जी, क्योंकि हम वैज्ञानिकों का जिक्र कर रहे हैं, विज्ञान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें हिंदू धर्म का अगर जिक्र किया जाए, या फिर हम नक्षत्रों की बात करें, तो वो भी इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं। तो इसको किस तरीके से देखें, क्या इस बार वो होने जा रहा है जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था? हसन साहब, कितना आश्वस्त हैं कि एक बड़ा मुकाम हासिल हिंदुस्तान करने जा रहा है, जिसको लेकर बरसों से तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसरो का अगर जिक्र करें तो इसरो ने वो मुकाम हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है? देखिए, निश्चित रूप से ये सारे देशवासियों को गौरवान्वित करने का दिन है, होने का दिन है, और हमारे वैज्ञानिकों को इसका श्रेय जाता है जिन्होंने इतना कठोर परिश्रम करने के बाद जो है इस स्थान तक पहुंचे हैं। और वास्तव में ये हमारे वैज्ञानिकों का ये बड़ा परिश्रम का नतीजा है कि हमने एक चंद्रयान 2 में जिस प्रकार से असफल हो गए, लेकिन उस असफलता को भी हमने उससे सीखते हुए इसको इस मकाम पर पहुंचे हैं कि आज वो क्षण आने वाला है, कुछ ही घंटों के बाद वो क्षण आ जाएगा। और जिस तरीके से आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसमें कुछ लास्ट टाइम पर कुछ गड़बड़ी होने की, टेक्निकल होने की संभावना है, तो उसके लिए पूरे देश में दुआएं की जा रही हैं। अपने अपने हिसाब से सभी धर्मों के लोग, हिंदू धर्म के लोग मंदिरों में जाकर के, और मुसलमान मस्जिदों में और दरगाहों में दुआ कर रहे हैं। हम भी अपने माबूद हकीकी अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारे मुल्क का ये जो मिशन ये चांद पर गया है, ये
इंतहाई कामयाबी के साथ और कामरानी के साथ ये मुकम्मल हो और हम पूरी दुनिया में एक तारीख को रच सके, एक नया इतिहास, एक नया कीर्तिमान बना सके जो किसी मुल्क ने नहीं किया, वो हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान ने। बिल्कुल। मोहम्मद कौसर हसन जी, क्या ये उम्मीदें जो हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि चंद्रयान 2 की अगर बात करें उसमें कुछ कमियां खामियां थी, उन सारी चीजों से हमने सीखा, सबक लिया और उसके बाद फिर स्थिति ऐसी है कि चंद्रयान 3 को लेकर पूरी उम्मीद है कि कुछ ही घंटों के बाद भारत जो है इतिहास रचने जा रहा है। इतना उत्साह, इतना उमंग क्या पहले कभी देखा है चंद्रयान 3 को लेकर? हालांकि मून मिशन जो है वो बरसों से चला आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन ये जो वक्त है बहुत महत्वपूर्ण। निश्चित तौर से महत्वपूर्ण वक्त इसलिए है क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसमें सारी जो जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, ये पूरी तरीके से ये भारत का मिशन है, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। ये हमारी आत्मनिर्भरता का, और ये जो हमने किया है, मतलब ये इसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। ये हमारे लिए खुशी का क्षण किस लिए है, क्योंकि ये कीर्तिमान हम जो स्थापित करने जा रहे हैं, इसमें किसी का भी कोई श्रेय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारत का, भारत के वैज्ञानिकों का, भारत के नेतृत्व का, और जो हमारे यानी कि इससे माना जाए कि आत्मनिर्भर भारत की जो छवि बनाने की कोशिश जो की है वर्तमान की सरकार की ओर से, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है फिलहाल। देखिए, इसका मतलब सरकारों से को अगर से जोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से ये हास्यास्पद हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में थे तो वहाँ पे खेल महाकुंभ करवाते थे। बहुत साल पहले की बात है, 15 साल पहले वहाँ पे लाखों लोग खेलते थे। अब राजस्थान में भी उस दिशा में शुरुआत की, अच्छी शुरुआत है। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारी राजनीति नहीं है खेलों में कहीं पे भी। जो भी राज्य करे बढ़ चढ़कर करे और अच्छा करे, इससे खिलाड़ियों को और राज्य को ही। जी हसन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि इसको मतलब जो है सरकारों से जोड़ देना। देखिए, निश्चित तौर से सरकार का तो योगदान होता ही है कि अगर इसको सरकार, इसरो ने अपना कोई प्रोजेक्ट बना करके दिया या किसी और विभाग ने अपना प्रोजेक्ट बना करके दिया, सरकार अगर उसको मंजूरी नहीं देगी तो नहीं होगा। तो निश्चित तौर से जो सरकार इस दौर में मौजूद है उसको भी इसकी कामयाबी के श्रेय जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार के कार्यकाल में ये कार्य हो रहा है। बिल्कुल। हसन जी, एक आपसे ये सवाल और मैं आगे लूंगा, लेकिन हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु भी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आवाज आचार्य कृष्णदेव जी, क्या आवाज मिल रही है सर आपको? जी आचार्य कृष्णदेव जी, एक बहुत बड़ा ये दिन आज का है और कुछ ही घंटों के बाद एक बड़ा मुकाम हासिल भारत कर लेगा और उसको लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हम अगर बात करते हैं अंतरिक्ष की, नक्षत्र की, तो उसका सीधा जुड़ाव जो है वो धर्म से भी है, हिंदू धर्म से भी है। तो इसको किस तरीके से समझें कि क्या नक्षत्र जो है वो एकदम अनुकूल बता रहे हैं, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से इसको ना भारतीय परंपरा और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसको भी ध्यान में रखते हुए, जैसे आप देखते होंगे कि 15 दिन जो है उजाला रहता है, 15 दिन अंधेरा रहता है। सामान्य शब्दों में लोग समझते हैं कि जो है फिर अंधेरी रात रहती है, फिर उजाली रात होती है। तो उस सबको भी ध्यान में रखते हुए देखा, मतलब भारतीय पद्धति की जो विद्या है उसको भी ध्यान में रखते हुए विज्ञान सम्मत जो भी अनुकूलता है वो इस चंद्रयान का कल चंद्रमा पर लैंड होना, लैंडर विक्रम का बहुत ही अनुकूल बताया जा रहा है। उसके बाद चूंकि सूर्योदय शुरू हो जाएगा वहां से, उसके प्रकाश से इस मशीन का, इस यान का सर्वाइवल टिकेगा, क्योंकि अंधेरा हो जाने के कारण वहां कुछ हो नहीं पाता जी। तो हर परिस्थिति से, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, और इसको जब अपनी हमारी वैदिक पद्धति से भी देखा जाए तो ये बहुत अनुकूलता है और हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि ये सारी चीजें बहुत सफलता के बहुत करीब है जी। पूजा अर्चना और हवन की वो तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से बड़ी खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आती है जब हिंदुस्तान फतेह करने की ओर आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है। क्योंकि कई बार हम डिगे, हम टूटे, लेकिन उसके बाद फिर खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति चंद्रयान को लेकर भी है, क्योंकि जो 2019 में सफल नहीं हो पाया वो 2023 में सफल होता हुआ नजर आ रहा है। और कितना उत्साह और उमंग जो है बढ़ जाती है जब हम भगवान को मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं। देखिए, सनातन संस्कृति की यही विशेषता है
कि आज पूरा देश चंद्रयान की सफलता के लिए पूजा, यज्ञ, हवन इत्यादि कर रहे हैं। जो इस विचारधारा को नहीं मानते वो कहते हैं इस सब से क्या हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे घर का कोई भी सदस्य जब कोई अच्छी तैयारी कर रहा होता है, चाहे वो व्यापार की तैयारी कर रहा हो, चाहे परीक्षा की तैयारी करता हो, तो हम कहते हैं बड़े बुजुर्गों का पैर छू के जाना, भगवान को प्रणाम करके जाना। ये विनम्रता सिखाती है। सामान्यतः क्या होता है, संसारिक कोई भी सफलता मिले तो हमारे भीतर अहंकार पनपने लगता है, लेकिन जैसे हम प्रभु के प्रति समर्पण का भाव, कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता पनपती है कि पिछली असफलता को भुलाकर फिर से हम नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ प्रयास कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी तकनीकी का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरी हमारी जो सनातन संस्कृति रही है, परमात्मा को हमेशा से शुरुआत से लेकर मध्य और अंत समय में, जब हम प्रारंभ करते हैं तब भी प्रार्थना करते हैं अपने अभियान की सफलता के लिए, अपने लक्ष्य की सफलता के लिए। बीच में भी हमारी प्रार्थनाएं चलती रहती ताकि हमारा हौसला बना रहे, और जब सफल हो जाते हैं तो भी हम कृतज्ञता के भाव से प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, कृतज्ञ होते हैं। उसकी नाना प्रकार की विद्या है, कोई हरिनाम जप करते हैं, कोई यज्ञ हवन करते हैं, नाना प्रकार की अपनी अपनी विद्या परंपरा है, और ये खूबसूरती है हमारी सनातन संस्कृति की। आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता दोनों एक दूसरे के पूरक है वास्तव में, क्योंकि केवल कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाए जो कहे विज्ञान की निंदा करे, विज्ञान की बुराई करे, तो ये भी जो है सीमित बुद्धि कही जाएगी आध्यात्मिकता की। जो पूर्ण आध्यात्मिकता कभी ऐसी सीमित बुद्धि की बात करता नहीं है, और कोई भी वैज्ञानिकता जो इस तरह अध्यात्म की, ज्ञान की और बहुत सारी पॉजिटिव जो एनर्जी होती है इनको अगर नकारे तो ये भी सीमित लिमिटेशंस होगी उनकी समझ की। तो आज सामंजस्य की, समरसता की जरूरत है, जहां पर अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलकर एक सफल अभियान की तरफ अभिमुख है, और हम सब, पूरा देश, पूरा विश्व जो भारत से प्रेम करता है। कई बार आचार्य साहब, कई बार चर्चा की जाती है तो फिर चर्चा इस बात को लेकर भी हो जाती है कि अध्यात्म, विज्ञान से पहले अध्यात्म, और अध्यात्म के जरिए ही विज्ञान की जो विज्ञान में हो रहा है, जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, वो चीजें पहले आध्यात्मिक तरीके से हो भी चुकी हैं। तो उसको कैसे कनेक्ट करें, और क्या ये माने कि ये जो अब कोशिशें हो रही हैं वो पहले से ही हो चुकी हैं, या फिर आध्यात्म में वो सारी चीजें स्पष्ट हैं? कई बार ऐसी जो है होड़ होती है, मैं उस तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, मुझे लगता है ना, मतलब अध्यात्म और विज्ञान में कोई होड़ जैसा कोई शब्द नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा जैसा शब्द नहीं है, ये सामंजस्य है। जैसे देखिए हमारी चिकित्सा की विधि है, तो कोई एलोपैथी यूज करे, चाहे वो आयुर्वेदा यूज करे, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहां जिसकी आवश्यकता है उसको प्रयोग करना चाहिए। तो एक दूसरे के साथ कोई कंपटीशन जैसा नहीं है। अगर कोई ऐसे प्रतिस्पर्धा की भावना की कोई बात करता है, मुझे लगता है उनको अच्छी समझ नहीं है ना अध्यात्म की ना विज्ञान की। अध्यात्म और विज्ञान मुझे लगता है एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि देखिए विज्ञान में अगर अध्यात्म ना जुड़ा हो तो वो अंधा हो जाएगा, वो विनाशकारी हो जाएगा, विध्वंसकारी हो जाएगा। और अगर अध्यात्म में वैज्ञानिकता ना हो तो वो फिर अंधा हो जाएगा। इसलिए आज जो समय है उसमें आधुनिकता और वैज्ञानिकता के साथ साथ जो अध्यात्म है उसको लेकर अगर चला जाए, उससे पूर्ण सफलता प्राप्त होगी निश्चित रूप से। और ये मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है। आज लोग समझ रहे हैं कि भाई अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान की, और विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म की भी परस्पर आवश्यकता है। एक दूसरे में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, अपने अपने रूप से, अपने विधा में, अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास है, ताकि मानवता के हित की बात की जा सके। आप देखते हैं जैसे आज तकनीक बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी अनुरूप में आप देखिए लोगों का तनाव बढ़ता जा रहा है, एंगर बढ़ता जा रहा है, रिश्तों में खटास बढ़ती जा रहा है। अगर मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो वहां पर फिर विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाने की आवश्यकता होती है, ताकि जीवन में पूर्णता मिल सके, पूर्ण सफलता मिल सके, और व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से सौहार्द बना रहे। एक और सवाल कृष्णदेव जी के हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वैज्ञानिकों का अगर जिक्र किया जाता है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों तक उनको पूजा जाता है, पूछा जाता है। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों का अगर हम जिक्र करते हैं, विश्व के पटल पर हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा भी रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि हिंदुस्तान की धरती से ही ऐसे लोग जो हैं वो निकलते हैं कि अब एक बड़ा कीर्तिमान जो पहली बार कोई देश करेगा वो हिंदुस्तान करने जा रहा है? निश्चित रूप से आज वर्तमान समय में जिस तरह से आप देखें कि दूसरे जितने भी चंद्रयान इत्यादि हैं, दूसरे देशों के जो फेल हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली हम तो सबके लिए शुभकामनाएं रखते हैं। लेकिन भारतीयों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव का क्षण होगा। बहुत ही करीब है हम चांद के,
और कल भगवान की कृपा से सही सफल लैंडिंग हो जाए तो पूरे विश्व में एक हर्षोल्लास का वातावरण होगा और भारत के प्रति लोगों का नजरिया बहुत बदलेगा। आज इसकी बहुत आवश्यकता थी, तो इसीलिए देखिए हमारा इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है। जितने भी हमारे पुराने हमारे वैदिक पद्धति में जितने भी हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, जिसका पूरा विश्व लोहा मानता है, तो हमने पूरे संसार की वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है और बहुत सारे वैज्ञानिक खोज करके हमने विश्व के कल्याण का कार्य किया है। और आज भी हमारे चंद्रयान लैंड हो जाने से केवल भारत के ही हित की बात नहीं होगी, पूरे विश्व बिल्कुल, क्योंकि न केवल भारत के लिए ये रिसर्च है बल्कि विश्व को भी इससे फायदा होगा, ये रिसर्च जो निकलकर सामने आएगी। बने रहिए हमारे साथ आप। मैं एक बार फिर से अमरपाल जी हमारे साथ बने हुए, दीपक शर्मा जी हमारे साथ बने हुए। दीपक शर्मा जी, क्योंकि मैं इसरो का जिक्र कर रहा था, मैं हिंदुस्तान का जिक्र करते करते विदेश की बात अगर करें, क्योंकि नासा और फिर इसरो में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो बड़ा अंतर है, लेकिन जब हम उनके बजट की बात करते हैं तो उसमें भी बड़ा अंतर नजर आता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसी रेस में खड़े हैं, जो वाकई गौरव का क्षण हमें महसूस कराता है। दीपक जी। बिल्कुल, कारण ये है कि देखिए एक बात समझिए, नासा ने जितने भी प्रयोग करे आपको तक ले जाकर एक से, तो ये सारे प्रयोग और जो वहां पर लैंडिंग करी तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया और लास्ट में उसे लगा नासा को कि इसका पैसे का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, ये वेस्ट ज्यादा हो रहा है। उस समय लगा, क्योंकि दक्षिण पे तो गए नहीं, साउथ पोल पर तो वो गए नहीं जब। और उसी प्रकार से रूस को भी लगा, रूस ने भी इतने सारा 1 से लेकर 24 तक ले गया। लेकिन इसके साथ साथ चाइना ने कुछ प्रयास किया, तब सबको लगता था इसे रोक दो, इसमें कुछ नहीं, इसे छोड़ दो, चांद पे ज्यादा डिस्कशन मत करो। लेकिन भारत को एहसास हुआ कि चांद पर अगर उसके नेचुरल पथ पर, उसका जो नेचुरल पथ है उस रास्ते से जाया जाए तो हम लोग कम पैसों में, कम बजट में वहां तक पहुंच सकते हैं। और यही कंसेप्ट और परिकल्पना विक्रम साराभाई की थी। कुंभा गांव से तो शुरुआत हुई इसरो की, उसने एक इतना वर्चस्व इतना स्थापित कर दिया है कि मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 4 जो अगला जाने वाला है, कहानी याद आती है खरगोश और कछुए वाली, क्या इसको यहाँ पर कोरिलेट करें? बिल्कुल बिल्कुल कोरिलेट है। मैंने तो परसों कहा भी था, भी किसी चैनल के साथ बातचीत करते करते मैंने कहा हम कछुए की चाल से चल रहे हैं, देखिए हम, और ये जो खरगोश की चाल से जा रहे हैं, यहाँ पर टाइमिंग नहीं बन पाएगी। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना सक्षम नहीं है कि उस टाइमिंग को कैलकुलेट मैनिपुलेट कर ले। और यही कारण रहा कि वो टाइमिंग हो नहीं पाई, जिसकी वजह से वो क्रैश हुआ। और इसलिए हम सफल हुए। और एक बात मैं बता दूं कि भारत अब दुनिया में पहले नंबर पे तो हो ही रहा है, पूरी दुनिया की निगाह लग रही है भारत पर। और इसरो के साथ साथ नासा भी अगले साल, जापान, नासा और यूरोपियन कंट्रीज अपने उपकरण चंद्रयान 4 के साथ भेजने की तैयारी का अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। क्या आपको बता दूं मैं पहले से, बिल्कुल, तो वो सारी चीजें हो चुकी है। तो ऐसे बहुत गर्व की बात है, गर्व करने की बात है। अगला चंद्रयान 4 की तैयारी का अभी डिक्लेयर जल्दी हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यूरोपियन उपकरण जाएंगे, अमेरिका के नासा के उपकरण जाएंगे। नासा पैसा खर्च करने के चक्कर में नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको बता दूं कि वो नासा भी दौड़ में आएगा नहीं। नासा ने कह दिया कि जो जाएगा हम उसके साथ भेज देंगे, ये लोग पकड़ो हमारे उपकरण में लिखो भैया वहां पर, और हम अपने उपकरणों को वहां पे चालू कर देंगे। बस इतना करने वाले हैं सारे लोग, और हमारा पेलोड जाएगा वही लेके जाएगा हमारा। जी ठीक है दीपक जी, मैं लौट रहा हूं। अमरपाल जी हमारे साथ हैं। अमरपाल जी, क्योंकि डिस्कशन लगातार सुबह से हम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं कि एक बैकअप प्लान भी रखा गया है। उस प्लान का अगर मैं जिक्र करूं, उसको किस तरीके से समझें, और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी गुंजाइश है कि बैकअप प्लान की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है ये सवाल, और पूरा चंद्रयान को लेकर के ही तमाम लोग जो है, यहाँ पर हम लोग यहाँ तारामंडल में हैं, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला में, यहाँ भी तमाम लोग ऐसे ही पूछते हैं कि का हाल हो भैया, कहाँ चंद्रयान पहुंचल बा, अभी कहाँ बा। तो सारे लोग वो और आप लोग सब बड़े गौर से सुनेंगे तो हो सकता है बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। बैकअप प्लान की बात जो आपने की, पहले तो इसरो ने क्या किया है, जो 23 तारीख का समय और टाइम जो डिसाइड किया है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से फिक्स्ड है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड है। जो कंप्यूटर की बुद्धि है उसमें पूरा ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में डाल रखा है कि वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा और यहाँ पर जो ऐसे करके जाएगा और धीरे धीरे करके उतरेगा। अगर वो जो वहां पर उतरेगा और जो जैसे कि यहाँ से लगभग देखेगा कि
उतरने की जगह वो ठीक नहीं है, जब नीचे जा रहा है तो उसमें बहुत सारी तस्वीरें पहले से उनसे डेटा मैच करेगा। उन डेटा को मैच करने के बाद अगर उन्हें लगा इन केस किसी भी कंडीशन में कंप्यूटर को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और वो 10 सेकंड में इन सारे डेटा को मैच कर लेगा, जो फाइन ब्रेकिंग फेज बोलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में से। ये 10 सेकंड का खेल होता है पूरा। उस 10 सेकंड में क्या होगा, वो उसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम जो कैमरा है वो फोटो भी लेंगे, उसके माध्यम से फोटो लेके फोटो एनालाइज हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा उस फोटो का। वो देखेगा कि ये फोटो ठीक है, इससे मैच कर रहा है, बिल्कुल यहीं उतरना है। अगर वहां से नहीं उतरा तो जैसे वो उतरने को यहाँ से यूं जा रहा है उसी जगह पर, अब उस जगह पर ना उतर के क्या करेगा, वो 150 मीटर इधर उधर भी जा सकता है, उतनी उसकी बाउंडेशन है, उतना उसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाली गई है उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि वो 120 मीटर इधर उधर जाए। और उतनी दूरी पर तो है ही है, अभी काफी दूरी पर है, वो काफी दूरी से ही देखेगा। लगभग दूरी जो है वो रहेगी इसकी 4 किलोमीटर के करीब में, वहीं से लगभग देखेगा उन चीजों को। 4 किलोमीटर के करीब जो दूरी रहेगी उस चीज को देखेगा, तो उसी से इतनी दूरी पर ऐसे 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 जाते हुए दूसरी जगह यहाँ से 400 किलोमीटर दूर जगह जो अपने आप देखेगा, उस जगह पर जाकर भी लैंड कर जाएगा। उसकी भी प्रोग्रामिंग पहले से कर दी गई है और उसके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें पहले से जो है वो डेटा ऐसा डाल दिया गया है कि ये कमांड अगर ना लेता है इन केस, जैसे थ्रस्टर्स वगैरह भी अगर काम ना करें और कुछ भी काम ना करे, तब भी उसके अंदर जो फाइनल स्टेज रहेगी वो ये रहेगी कि वो उस साइट को छोड़ करके भी फिर जो है 120 मीटर इधर उधर एंगल लेकर के और उस जगह से जो पहले जगह थी उस जगह से यूं जाते 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 इसी हिसाब से उतरेगा और यूं जाते जाते सीधा 400 किलोमीटर दूर दूसरी जगह फाइंड आउट करके प्राप्त करके ये जगह ठीक है, वहां जाके लैंड कर जाएगा। तो ये जो है बैकअप प्लान कह सकते हैं इसको इसरो का। और पहली बात तो ये आज ही सफल होने वाला है, क्योंकि पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं इस चीज को, मिशन को लेकर के। हमने ऑनबोर्ड कंप्यूटर से लेकर के हर पैमाने पर, हर स्केल पर इसकी बार बार चेकिंग की जा रही है, बार बार इसको सिग्नल दिया जा रहा है। लेकिन अभी क्या होता है कि यहाँ से हम अगर सिग्नल भेजते हैं, जो नासा के स्पेस सेंटर्स हुए और तमाम जगह जगह अपने अपने सबके जेक्सा के हुए, इसरो के हुए, ऐसे ही होता क्या है कि जैसे डीप स्पेस नेटवर्क होता है जो जगह जगह, जैसे कि ये पीछे आप लोगों को यहाँ भी दिखाई दे रहे होंगे, ये बड़ी बड़ी, ये एक हिसाब से छतरी जैसी जो होती है, एंटीना डिश टाइप की जो होती है, वो होती है। इन पर से सिग्नल भेजा जाता है, इन पर सिग्नल रिसीव किया जाता है। इन पर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों लगे होते हैं। तो ये जो हमारे देश में है, यहाँ पर IDSN है, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है, जिससे हम लोग सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं। जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर जो बेंगलुरु में है, उसका काम रह जाएगा थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि वो जब कमांड देगी कहाँ जो है थ्रस्टर्स को फायर कराना है, कहाँ क्या करना है, उसके बाद तो केवल और केवल कंप्यूटर ही करेगा। लेकिन यहाँ से अगर हम रियल टाइम में करते हैं, जैसे यहाँ बैठ करके कंप्यूटर से उसको सारी कमांड देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से जो है वो कमांड जाता है, उसकी स्पीड होती है, आप समझिए कि 3 लाख किलोमीटर इन ए सेकंड। एक सेकंड में वो सिग्नल 3 लाख किलोमीटर जाता है। बिल्कुल। और चंद्रमा की जो दूरी है हमसे, वो 3,84,366.66, यानी यूं समझिए लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो 1.33 सेकंड के करीब में लग जाएगा, मतलब 1 मिनट 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाएगा। तो इतने में जाएगा, उतने में ही आएगा। 2 सेकंड का टाइम हुआ, तो 2 सेकंड में तो खेल हो जाएगा ना। इसीलिए हमने क्या किया, वहां तक जहां तक हम कर सकते हैं वहां तक सारी चीजें हमने अपने यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी की चीजें उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग और जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स पर जो उसके अंदर डेटा डाला हुआ, उसकी ही बुद्धि काम करेगी और वही वो करेगा। और उसमें भी ये डाल रखा है कि अगर वो वहां जिस जगह पर आज जो उतरेगा, जो 5:45 से जो है डिबूस्टिंग फेज शुरू हो जाएगी, यानी उसके जो थ्रस्टर्स हैं वो चलना शुरू हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे नीचे को ले जाना शुरू करेंगे। उसमें भी उसे डेटा में बीच में कहीं अनमैच्ड मिलता है या फिर कोई बोल्डर क्रेटर गड्ढा जैसा लगता है, तो फिर वो दूसरी जगह का वो पहले से ही कमांड डाल रखा है कि वो दूसरी जगह वहां से 400 किलोमीटर दूर जाकर के फिर 27 तारीख को वहां पर उतर जाए। तो पूरी तरह से सफल होने की आज ही संभावना है। जी ये है। ठीक है, वाकई, और उम्मीद यही की जा रही है कि आज ही ये सफल हो जाए, आगे की स्थितियां ना बने। और अब हम लगातार अपने दर्शकों तक बता भी रहे हैं, लेकिन
25 मिनट का समय जो है वो अभी शेष है, जो कि समय दिया गया इसरो की ओर से कि 6:04 पर यह संभव होगा कि विक्रम लैंडर जो है वो लैंड करेगा, उसके बाद प्रज्ञान रोवर निकलेगा और उसके बाद फिर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार सामने आएंगे। उस पर मैं आगे बात भी करूंगा, लेकिन मोहम्मद कौसर हसन जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। हसन साहब, हमने देखा, हमने तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाई भी हैं कि हमने मदरसों की तस्वीर भी देखी, वहां पर खुद जो मौलाना है या फिर जो शिक्षक हैं उनकी ओर से भी जो कोशिश की जा रही है कि बच्चों को इसका ज्ञान दिया जा सके, इसके बारे में पढ़ाया जा सके। हाँ, वहां पर बच्चों से बातचीत की गई तो उनकी ओर से भी बड़ी उत्सुकता इस बात को लेकर, और ये खुद वो कह रहे हैं कि हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। ये भी जो खूबसूरत तस्वीर है वो भी निकलकर सामने आई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसा कि आचार्य कृष्णदेव जी कह रहे थे कि आध्यात्म में और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है, हाँ। बल्कि एक दूसरे के पूरक है। निश्चित तौर से न तो आध्यात्म कभी वैज्ञानिकता का विरोध करता है, न तो कभी वैज्ञानिकता आध्यात्म का विरोध करती है, बल्कि ये एक दूसरे पर नियंत्रण रखने वाले हैं। तो जैसा कि ये पूरे भारत में ये खुशी का माहौल है, ये तो अविस्मरणीय क्षण है जिनको जब तक ये लैंडिंग पूरी तरीके से सफल नहीं हो जाएगी, एक एक लम्हा ये खुशी का है और ये हमारी आत्मनिर्भरता का जो प्रतीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है कि हम कितना बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं, हमने कितना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है कि आज जो हमारे देश को आज से 75 साल पहले जिस तरीके से दुनिया के लोग हे दृष्टि से देखते थे, हाँ। कोई सपेरों का देश कहता था, कोई किसी का देश कहता था, तो आज ये वो मकाम पर हम पहुंच चुके हैं कि आज हम दुनिया को ये पैगाम दे सकते हैं कि तुम जिन पगड़ी वालों को सपेरों का देश कहते थे, जिन बड़े बाल वालों को बिखरे हुए लोगों का देश कहते थे, आज उसी देश के लोगों ने, ये तो हमारी पुरानी भी परंपरा रही है कि जब दुनिया पत्ते लपेटती थी तब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी। हमारा वो इतिहास रहा है। ये तो कुछ बीच में ऐसे कालखंड आ गए जिससे मतलब हमारी चीजें धूमिल हो गई। आज हमने फिर अपने उस गौरव को हासिल कर लिया है और हमें उम्मीद है कि हम आने वाले वक्तों में इसी प्रकार से उम्मीद ही के साथ ही हम अपने रब की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि जिस तरीके से हमारी, आपने बीच के कालखंड का जिक्र किया कि हम क्यों डिरेल हो गए, कुछ क्या लगता है आपको, क्यों डिरेल हो गए हम, जो फोकस आउट क्यों हुए, ऐसी स्थितियां क्यों बनी है, आप उस पर बताएं। हेमंत जी, आज वो विषय नहीं है उस पर चर्चा की जाए। हाँ। आज जो विषय है ये वाकई अपने आप में हर्ष व्यक्त करने वाला विषय है। आज खुश होने का विषय है और सारी दुनिया को खुश करने का विषय है। किसी दिन आप इस पर प्रोग्राम करेंगे तो मैं पूरी तरीके से इस पर, ठीक है अजय साहब, लेकिन फिर भी आप जो आपने बात कही, वाकई जो हिंदुस्तान की धरती है आविष्कार की जननी है, वो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात स्पष्ट कई बार मर्तबा हुई भी है। और मैं अगर पड़ोसी मुल्कों का जिक्र करूं, बड़े देशों को छोड़ दें, 3 बड़ी शक्तियों को अगर छोड़ दें, उसके बाद चौथे नंबर पर हिंदुस्तान आ रहा है। वाकई गौरव की बात है हिंदुस्तानियों के लिए। लेकिन पड़ोसी एशियाई देशों का अगर जिक्र करें, उसमें भी एक अलग तरीके की छाप जो है हिंदुस्तान ने छोड़ी है। क्यों वहां ऐसी स्थिति नहीं बन पाती, यहां हिंदुस्तान के अंदर वो चीजें जो है स्टैब्लिश हो पा रही हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ 2 चीजें अगर हो जाएं तो आज भी हम एक नंबर पर हो सकते हैं। जो हमारे यहाँ आंतरिक विरोधाभास की स्थितियां होती हैं, हाँ। यदि वो स्थितियां खत्म हो जाए और एक ऐसा मिशन चलाया जाए कि देखिए, आपके जो मतलब डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट है, जिससे धार्मिक डिस्प्यूट होता है या जो भी होता है, ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है। जिस दिन भारतीयता की भावना सारे भारतवासियों में आ जाएगी, जब सारे भारतवासी ये कहेंगे कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, उस दिन दुनिया की सुप्रीम पावर बनने से हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। अमरपाल जी हमारे साथ हैं। अमरपाल जी, हम आगे का अगर जिक्र करें, आगे जो मिशन हमारा है, जो बरसों पहले दरअसल इसकी शुरुआत हो गई थी, जो अब तक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, आगे के सर्च जो हैं, आगे की जो खोज है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम समझें, क्या पाएंगे मून पर पहुंचने पर? हिंदुस्तान क्या पाएगा, न केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व? बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वहां मून के साउथ पोल पर ही सब लोग क्यों जाना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। और इंडिया के इसरो को मैं कह सकता हूं ये एक ऐसी हैबिट है जो
चैलेंजों को पार करने के लिए उन्होंने हमेशा से लेना शुरू किया है। चाहे वो चंद्रयान 1 हो 2008 का, साउथ पोल पर कराया है, चाहे वो चंद्रयान 2 हो 2019 में, वो भी साउथ पोल पर कराया, और आज ये चंद्रयान 3 भी साउथ पोल पर ही जा रहा है जी। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और वहां पर क्या है, ऐसा है अब तक जो पोलर रीजन्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है जी। जो इक्वेटर है उसका जो समतली वाला एरिया है वहां पर बहुत रिसर्च हुई है, तो उनका डेटा तो पूरी दुनिया के पास है, तमाम स्पेस एजेंसी के पास में काफी डेटा है। ठीक। लेकिन हम जहां पर जा रहे हैं वो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल जगह है, तो वहां पर ये देखा जा रहा है कि वहां पर पिछले 4.5 अरब साल से जब से फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है, ये कैलकुलेशंस निकल के आती हैं, ये रिसर्च डेटा निकल के आते हैं। हाँ। और जैसे कि अब तक तमाम प्रकार के 382 किलोग्राम से ज्यादा मटेरियल जो है वो चंद्रमा से लेकर के यहाँ आ चुके हैं धरती पर। 12 वैज्ञानिक चंद्रमा पर जा भी चुके हैं, जिनमें 20 जुलाई 1969 को जैसे कि पहले अपोलो 11 कराया था, उस पर माइकल कोलिंस, नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन बस जो थे, बस एल्ड्रिन जिनका नाम, वो उतरे थे। तो उसके बाद में फिर जो है जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ है, एक्चुअल में है क्या, ये उसी समय से जो है वो रेस लगी हुई है 1939 टू 45 के बिटवीन जो सेकंड वर्ल्ड वार था, उसी समय से एक स्पेस रेस लगी हुई है। दीपक शर्मा जी ये भी कह रहे हैं कि नासा ने तो थोड़े हथियार डाल भी दिए हैं, ऐसी स्थितियां भी हैं। दीपक शर्मा जी ये कह रहे हैं कि अब तो सारी चीजें जो है भारत के बिहाफ से, इसरो के बिहाफ से होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है क्या, अगर देखिए जो हम उस समय पैरों पर खड़े नहीं थे, यानी इसरो उस समय जो उतना आगे नहीं था, अग्रणी नहीं था, तब वो देश मिशन करा चुके थे। 20 जुलाई 1969 की बात करें, उस समय सोचना भी भारत के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि कभी हम चांद में जाएंगे। केवल वो कवियों की कल्पनाओं में और आपकी समस्त लोगों की कल्पनाओं तक ही सीमित रहता था कि हम लोग ये चंद्रमा पर जाएंगे क्या, उसके इधर रीजन पर जाएंगे, इधर क्या है उधर क्या है। लेकिन इसरो ने उसको सफल करके, कंप्लीट करके आज दिखा रहा है दुनिया को, तमाम वहां के पिक्चर्स, फोटो। और अब आज जो है वो लैंडर जब लैंड करेगा, उसके बाद में रोवर जो निकलेगा, तो जैसे कि लैंडर में 3 मॉड्यूल लगाए गए हैं, 3 उसके अंदर जो है उपकरण है, और लैंडर में 2 उपकरण है। वो पांचों मिलकर के क्या करेंगे, वहां की डेटा देखेंगे, वहां पर पानी है, कुछ गड्ढे हैं वहां पर, उन गड्ढों की संरचना कैसी है, क्या चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं जैसे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। तो चंद्रमा की सतह जो है पृथ्वी की तरह नहीं है, जैसे कि यहाँ प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट से बना हुआ है कि प्लेट खिसकती हैं, इधर से उधर होती हैं, वाइब्रेशन आता है, गैसेस का कंप्रेशन होता है और ये भूकंप आ जाते हैं। तो चंद्रकंप भी होते हैं चंद्रमा पर, इसको भी देखा जाएगा। तो इसके लिए भी जो है बहुत सारे उपकरण जो लगाए गए हैं, रंभा वगैरह हो गया, रोवर वगैरह हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो उपकरण लगाए गए हैं, जो हमारा चंद्रयान गया है उसमें जो इस्तेमाल हुआ, सारी चीजें इसरो की हैं, कुछ 1 या 2 चीजें जो उपकरण है, जैसे कि दीपक जी ने बताया था पहले, वो केवल नासा से जुड़ी हुई। देखिए वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, बिल्कुल प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन की भावना तो रहती है, इसको तो आप बिल्कुल नकार नहीं सकते। लेकिन हमें बिना एक दूसरे की सहयोग के, अब जैसे कि अब आईडीएसएन हो गया, अगर कुछ डेटा की हमें जरूरत पड़ती है, जो सिग्नल वहां से आता है वो यहाँ इसरो को प्राप्त नहीं हो पाता है, तो फिर नासा के डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर भी हैं। वो आज से 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम के 2 स्पेस शटल वो लोग भी भेज चुके हैं। तो वो तो और ज्यादा दूर अंतरिक्ष में करा रहे हैं तमाम मिसाइल को, जो हमारे सोलर सिस्टम की से पार चले गए। यानी यूं कहें नासा के मिशन जो हैं वो 1977 में जो भेजा गया था, वो इतनी दूर पहुंच चुके हैं कि वहां पर सूर्य का लाइट या प्रकाश जाते जाते थक जाता है। तो वहां से आज भी उनका संपर्क है, जहां से 22 से 25 घंटे एक तरफ से नेटवर्क को जाने में लगते हैं, उतना ही टाइम आने लगता है। तो उनका डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर जो है वो स्वाभाविक है, उसको भी हम काम में लेते हैं, और भी देश उसे कार्य में लेते हैं, और भी हमारा भी डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर है, वो भी हम काम में लेते हैं। दीपक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, शायद दीपक जी को एक बार जोड़ लेता हूँ। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जी कहिए। नहीं तो पता अमरपाल जी ने जो इतनी बढ़िया जानकारी दी है, मैं उसकी बात कर रहा था। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां अमरपाल जी जो उस विभाग में रेगुलर है, काम कर रहे हैं। मैं तो पठन पाठन करता हूँ, नासा और इसरो के जो लीगल चीजें पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम करता हूँ जी। जानकारियां हैं इसके बारे में, और तो सारी जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो अच्छी जानकारी अमरपाल जी है। और मैं तो बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ, नासा साथ साथ एक काम जो करता है, अब नासा इतना समझदार है जो खर्चा नहीं करना चाहता,
और हमें सबको वसुधैव कुटुंबकम की तरह से सारे लोगों को इनके साथ ठीक है रहना पड़ेगा। दीपक जी, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज आपकी डिस्टर्ब कर रही है, मैं लौट रहा हूँ वापस आपको। अमरपाल जी अपनी बात पूरी कर दीजिए, उसके बाद मैं आचार्य कृष्णदेव जी के पास जाऊंगा। ठीक है अमरपाल जी। रहे थे कि अपने पास में जो डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर है, यहाँ पर पहले नासा के पास में जो है जैसे जीपीएस सिस्टम हुआ करता था, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, उसी के माध्यम से पूरा देखा जाता है कि कहाँ पर कौन सा वाहन जा रहा है या क्या चीजें, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। हाँ। ऐसे हमने जो है अब अपना जो है सेंटर स्थापित कर लिया, अपने उपकरण भेज दिए हैं। अभी पिछली बार NBS-01 नाभिक जो भेजा गया था वो उसी का काम करेगा, वो उससे ज्यादा एक्यूरेसी कर रहा है। अगर वो पिछले 50 साल पहले से इन चीजों को कर रहे हैं और हम आज अगर इस रेस में हैं, तो ये तो अच्छी बात है भारत के लिए, बिल्कुल, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया जानती है किस लेवल पर है। अगर हम भी इसमें अगर खड़े हैं विश्व वैज्ञानिक समुदाय में सबके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके और 4 कदम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आज अगर ये मिशन सक्सेसफुल होगा ही, हाँ। तो फिर हम इस विश्व वैज्ञानिक समुदाय में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल। और ये वही हाल होगा कि जो जीता वही सिकंदर। हाँ। तो फिर फर्स्ट का ही नाम ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। दूसरा, आप किसी का मिशन होगा उसको आप किसी भी जनरल स्टडी में नहीं अध्ययन करेंगे, केवल पहले का कि पहला जो है साउथ पोल पर लैंडर को सकुशल उतारने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला कौन के? भारत। बिल्कुल। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। इसके माध्यम से बिल्कुल एक और सब लकीर लोगों जो है का वो हिंदुस्तान उत्साह खींच बढ़ता जा रहा देगा, है। जो बात आप कह रहे हैं, ये लकीर जो है हिंदुस्तान खींच देगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है और वो होता हुआ नजर आना भी चाहिए। आचार्य कृष्णदेव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य कृष्णदेव जी, मैं थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश लगातार कर रहा हूं कि क्या ये माने कि जो क्षमता हिंदुस्तान की, ऐसा नहीं है कि एक अचानक आई हो, ये क्षमता तो बरसों से बनी हुई है और कोशिशें बरसों से हो रही थी, लेकिन क्या मार्गदर्शन सही दिशा में नहीं मिल पा रहा था? क्योंकि ये भी स्थिति है, ये भी सोचने वाली बात है कि इसरो के पास इतना बजट नहीं जितना नासा के पास, फिर भी उसके बावजूद भी हम इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए अग्रसर हैं। निश्चित रूप से देखिए, देश जब स्वतंत्र हुआ तब से लेकर आज तक लगातार इस दिशा में हर सरकार को मैं देखूंगा बहुत ही सकारात्मक रवैया रहा है। चाहे कोई भी सरकार आया हो, लेकिन वैज्ञानिक जो भी है, इसरो विशेष रूप से बड़ी ही स्वतंत्रता पूर्वक अपने अभियान में प्रयासरत रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि इनकी इच्छा शक्ति, खासकर जो वैज्ञानिक जो भी हमारे अनुसंधान हो रहे हैं, हाँ। उसमें हर तरीके से ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट करना, मोरल सपोर्ट भी। आपने देखा होगा जब इसरो के प्रमुख थे, एक बार जब हमारा अभियान असफल हुआ था, उनको गले लगाकर प्रधानमंत्री जी सांत्वना दे रहे थे कि कोई बात नहीं। जब वो बेचारे, उनकी आंखें डबडबा गई थी उनकी असफलता के उस प्रयास में असफलता के कारण जी। तो एक ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है पूरे देश के लिए, चाहे हमारा सैन्य बल हो, चाहे हमारा वैज्ञानिक हो, आज हमारे जितने वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहे हो, आज कहीं न कहीं सबके भीतर कहीं न कहीं मोरल सपोर्ट बहुत हाई है, मोरली बहुत वो स्ट्रांग है। उनको पता है कि सरकार हर तरीके से मेरे इस अभियान में बहुत बड़ा सहयोग देने वाला है, न सिर्फ फाइनेंशियल, न सिर्फ टेक्निकल और बाकी जो भी पार्ट होता, बल्कि मोरल सपोर्ट बहुत, क्योंकि हम सब वास्तव में है तो इंसान ही ना। हम कई बार प्रयास करते हैं, कई बार असफल होते हैं, उस असफलता के बावजूद भी हमारा नजरिया कैसे, खासकर जो हमारी लीडरशिप है, जो सरकार है, उनका इस विपरीत परिस्थितियों में भी कैसा रवैया रहता है, कैसा सपोर्ट रहता है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज हमारे पूरे देश में इसमें खासकर जो मैं कहूंगा, जो विज्ञान के क्षेत्र में खासकर जितनी भी प्रगति हो रही है, उसमें सरकार के सकारात्मक रवैया का भी बहुत बड़ा योगदान कहूंगा। इतना शक्ति चाहिए निश्चित रूप से, है ना। बाकी सारी चीजें जो हो ही जाती है, और निश्चित रूप से आर्थिक रूप से भी आज हम सफल है। पिछले जिन किसी भी कारणों से हमारी नीतिगत दुर्बलता रही हो, जो भी कारण रहा हो, कहीं न कहीं हम बहुत स्लो रहे बीच के सालों में। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी इवेंट हो, छोटा से छोटा इवेंट हो या फिर बड़े से बड़ा इवेंट हो, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत रहते हैं और हौसला अफजाई करने में वो कहीं पीछे हटते नहीं, जो जिक्र आप दरअसल अभी कर भी रहे थे। दीपक जी, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? और यही वजह भी, अगर थोड़ा सा समझें इसको, मॉरल सपोर्ट होना जरूरी होता भी हो, भावनात्मक तरीके से वो जुड़ जाते हैं हर मिशन के साथ? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से केजरीवाल साहब के साथ में गले लगा के उन्हें सपोर्ट किया, हाँ। अगर इसरो को हमारे देश के प्रधानमंत्री सपोर्ट नहीं करते तो इसरो की चंद्रयान 1, 2, 3, 1 और 2 तो पहले हो गए थे, ये 2 पास, पर 2 और 3 नहीं हो पाते जी। तो एक तो 2008 में हो गया था, उसके बाद हम हो गए बाद में। तो इसलिए ये जरूरी था,
और भारत का अगर सपोर्ट और देश के प्रधानमंत्री का सपोर्ट, घर के मुखिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। हाँ, इतने जरूर चोरी पे करते रहेंगे जैसे बच्चे घर में करते हैं, बच्चे बाद में पता चलता मम्मी पापा। बिल्कुल यही वजह है, बिल्कुल यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर खुद हैं, पहुंचे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वर्चुअली जो है वो 5:45 पर वो खुद जुड़ेंगे भी। बिल्कुल जरूरी भी है, और उससे कॉन्फिडेंस आज की बातों पर बताऊं तो मेरठ पे या उत्तर भारत में यहाँ बात काफी हो रही है, तो स्कूल बंद हो गए हैं, इतनी देर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी 5 बजे सब बच्चे कहीं ना कहीं अपनी जगहों पर निर्धारित रूप पे रहने वाले, और सब घर घर में इसको देखा जा रहा है किसी न किसी। चलिए, वक्त की कमी है, चर्चा को यहाँ विराम देना होगा। कई सवाल हैं, कई जवाब जरूर निकलेंगे, और एक सवाल जो हर किसी के जहन में है वो पूरा आज होता हुआ नजर आएगा, और उम्मीद इसी बात को लेकर कि देश जो है वो इतिहास रचेगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरपाल जी, दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया, हसन जी आपका बहुत शुक्रिया, और कृष्णदेव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर लगातार हिंदी खबर पर महाकवरेज जारी है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर कोशिशें लगातार हो रही हैं। वैज्ञानिकों की ओर से जो कोशिश की गई वो सफल होती हुई नजर आएगी। भावनात्मक तरीके से लोगों का की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, दुआओं की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि हिंदुस्तान इतिहास रच दे। इसके साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।